वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस आज संडे है और संडे को हमारा टेस्ट होता है। जो भी पिछले 7 दिनों में हमने पढ़ा है वो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के लिए। आज मैं आपको यहाँ पर एग्रोनॉमी के 40 क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ। मतलब जो आज का हमारा वीडियो है, वीडियो का जो टाइटल है, जो टॉपिक है, क्या है, एग्रोनॉमी टेस्ट पेपर 4 है। इससे पहले हमारे सस्य विज्ञान के या एग्रोनॉमी के 3 पेपर इससे पहले मैंने सोल्व करवाए हैं, जिनके अंदर हमने 40-40 क्वेश्चंस देखे थे। आज के वीडियो में सेम आपको वैसा ही करना है जैसे आपने लास्ट टेस्ट पेपर में किया था। मतलब आपको एक खाली पेज लेना है और खाली पेज के अंदर आपको 1 से लेकर 40 तक नंबर लिख लेने हैं। उसके बाद में आप जैसे ही मैं यहाँ पर क्वेश्चन बोलूं, ऑप्शन आपको बताऊं, अगर आपका राइट आंसर है तो आप उस पर टिक लगा ले और अगर आपका आंसर गलत है तो आप उस पर क्रॉस लगा ले। इसके बाद में जैसे हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप चेक करें कि आपके टोटल 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं और कितने गलत निकले हैं। आप उस सीट को मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप पेज पे भी आप मुझे सेंड कर सकते हो। मैं आपके उन सबको देखता हूं, आपके सारे कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं। तो गाइस आप बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखना और बिल्कुल अच्छे से समझना। अगर वाकई में आप यहाँ पर आए हो, कुछ सीखना चाहते हो तो बिल्कुल अच्छे से देखना। ऐसा नहीं है कि आपका जो सारा ध्यान है वो कमेंट बॉक्स में लगा हुआ है, आप पूछ रहे हो हेलो कैसे हो मैडम जी, क्या हाल चाल है, कहाँ से हो। आपका पूरा ध्यान जो है ना वहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपका पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, क्योंकि आपके एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सपोज करो अगर इन 40 क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में 30 मिनट लग जाते हैं, 40 मिनट लग जाते हैं, तो 40 मिनट के अंदर आप बहुत कुछ यहाँ पर सीखोगे। हो सकता है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊं वो आपके एग्जाम में आ जाए। इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना, बिल्कुल अच्छे से समझना और सभी क्वेश्चंस के आंसर देते हुए चलना। भाई देखो, टीचर क्या कर सकता है, आपके लिए दरवाजा खोल सकता है, अंदर आपको जाना है, प्रवेश आपको लेना है। तो गाइस आप बिल्कुल अच्छे से, मैं आपको यहाँ पर समझा सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और गाइस आप बिल्कुल अच्छे से पढ़े। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आप लोगों को आंसर दिया जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज आपको थोड़ी सी आवाज कम आएगी क्योंकि माइक में थोड़ी सी टेक्निकली प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लास्ट हमारे जो 2 वीडियोस हैं उनमें भी आवाज कम है। आप ईयरफोन लगा सकते हो या अगर आप एकांत जगह में बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एक बार कमेंट सेक्शन में जय गणेशाय, जय जवान, जय किसान जरूर लिख दे। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको यहां पर जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं 40 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा प्लस आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय तंबाकू रिसर्च संस्थान स्थित है। मतलब सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI कहां पर लोकेटेड है, मतलब कहां पर है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए मैसूर, ऑप्शन नंबर बी राजमुंद्री, ऑप्शन नंबर सी त्रिवेंद्रम एंड ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके कहीं बार एग्जाम के अंदर पुटअप हुआ है, चाहे वो एग्रीकल्चर का कोई सा भी एग्जाम हो। फटाफट आंसर दीजिए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा CTRI राजमुंद्री में स्थित है, राजमुंद्री। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, राजमुंद्री हो गया। और अगर हम बात करें CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना मतलब ये स्टैब्लिश कब हुआ, तो स्टैब्लिश हुआ है 1970 में। गाइज यहाँ पर 40 क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सीखोगे।
तो जो पेज आप लेके बैठे हुए हो, जिसमें आप टिक लगा रहे हो, उसमें जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, इनको नोट करते हुए चलना, याद करते हुए चलना, समझते हुए चलना बिल्कुल अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सरसों के तेल में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो सरसों का जो ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल, उसके अंदर क्या पाया जाता है, हाईएस्ट क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टेनिन एसिड। कमेंट कीजिए फटाफट, राइट आंसर कमेंट कीजिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सरसों के तेल के अंदर सर्वाधिक यूरेसिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गन्ने में रस की मात्रा आपको बतानी है। गन्ने में रस की मात्रा, सुगर केन में आपको रस की मात्रा बतानी है। सुगर केन क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। बॉटनिकल नेम भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हो तो आई होप आप लोगों को बॉटनिकल नेम तो याद हो ही गए होंगे, क्योंकि हर वीडियो के अंदर मैं बॉटनिकल नेम पे फोकस करता हूं, क्योंकि वो सबसे बेसिक है। एग्रीकल्चर के अंदर बॉटनिकल नेम तो याद होने ही चाहिए। तो यहां पर आपको क्या बताना है? रस की मात्रा बतानी है। 10 से 20%, 30 से 40%, 50 से 60% और 60 से 70%। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शन जो है, मतलब राइट आंसर क्या लगा देते हैं? 50 से 60% लगा देते हैं, जो हमारा गलत आंसर है। हमारा राइट आंसर क्या है? 60 से 70% गन्ने में रस की मात्रा होती है। देखो, जब आप पढ़ोगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि सेकेरम ऑफिसिनेरम के अंदर 66% क्या होता है? रस की मात्रा होती है। तो यहां पर जो स्टूडेंट है वो क्या करता है? 50-60 लगा देता है। जबकि यहां पर जो हमारा राइट आंसर है, जो बिल्कुल इसके पास में है, वो कौन सा है? डी ऑप्शन है हमारा। 60 से 70% गन्ने में रस की मात्रा होती है, सेकेरम ऑफिसिनेरम। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गन्ने का कौन सा भाग बुआई के लिए काम में लिया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हो, जेट का हो, आईसीआर का हो, पेट का हो, एमपी पेट का हो, यूपी केट का हो, सीजी पेट का हो, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सब में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो गन्ना है, सुगर केन है, उसका कौन सा पार्ट हम सोविंग के लिए काम में लेते हैं? तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए ऊपरी मतलब अपर पार्ट, ऑप्शन नंबर बी निचला लोअर पार्ट, ऑप्शन नंबर सी मध्य मतलब मीडियम, एंड ऑप्शन नंबर डी रूट जड़ वाला पार्ट। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, गन्ने में बुआई के लिए कौन सा भाग काम में लेते हैं? ये गन्ना है मेरे पास, ये गन्ना सूख गया यार, है ना, काफी टाइम से रखा है। जब मैंने गन्ना पढ़ाया था तब भी यही गन्ना था और अभी ये सूख गया है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हम गन्ने में सोविंग के लिए काम में लेते हैं, बुआई के लिए, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में क्या होती है? ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। अधिकतर स्टूडेंट यहां पर क्या लगा देते हैं? निचला पार्ट लगा देते हैं, जो आपका गलत आंसर हो जाता है। राइट आंसर आपको याद रखना है कि ऊपरी पार्ट ही हमें काम में लेना है सुगर केन में। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5। वर्षा ऋतु से पहले बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? वर्षा ऋतु अभी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, और इस ऋतु को हम क्या बोलते हैं? खरीफ ऋतु बोलते हैं। लेकिन इससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए खरीफ, रबी, जायद, बसंत। तो दोस्तों यहां पर खरीफ तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि खरीफ तो यही है जिस क्वेश्चन की वो बात कर रहा है। उसके बाद में रबी खरीफ के बाद आता है, ठीक है। इसके बाद में जो इससे पहले वाला जो टाइम है, मतलब अभी के पहले वाला जो टाइम था गर्मियों का, वो कौन सा सीजन था? जायद का सीजन था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जायद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बरसीम एक चारे वाली फसल है तथा इसे बोने की सिफारिश किस समय की जाती है? मतलब किस समय पे हमें इसकी बुआई करनी चाहिए बरसीम की? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है मार्च अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है जून जुलाई, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है अक्टूबर नवंबर, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है जनवरी फरवरी। कमेंट कीजिए फटाफट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहां पर, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। फटाफट आप कमेंट करते रहिए, आंसर देते रहिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आंसर आप लोगों के लिए दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। महाराष्ट्र में भारत में सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या आपको क्या बतानी है? इंडिया के अंदर हाईएस्ट जो शुगर मिल्स हैं वो नंबर ऑफ जो है सबसे ज्यादा कहां पर हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, बिहार। तो कहां पर है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। और महाराष्ट्र में सर्वाधिक संतरे का प्रोडक्शन भी होता है। राजस्थान में झालावाड़ के अंदर होता है। याद रखना महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में होता है।
और यहाँ पर जैसे यूपी है हमारे पास, बिहार है, तमिलनाडु, ये तीनों आंसर हमारे गलत हैं। सर्वाधिक जो चीनी मिलों की संख्या है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, अप्रोक्स 500 के ऊपर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक हेक्टेयर गन्ने की बुआई के लिए 3 आंख वाले टुकड़ों की संख्या। मैंने आपको जब शुगर केन पढ़ाया था तब बताया था कि सबसे बेस्ट जो हमारे पास जो सकर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 3 आंख वाले, जिनके अंदर 3 बड हो। तो 3 बड जो होती है उसका मतलब बीज जो हम लेंगे हेक्टेयर के लिए, तो कितने टुकड़े होने चाहिए, कितने टुकड़े होने चाहिए और कितने सेट्स होने चाहिए इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 5000 से 10,000, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 25,000 से 30,000, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 15,000 से 20,000, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 35,000 से 40,000। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 35,000 से 40,000 होगा। अब यहां पर जैसे मैंने आपको कितना लिखाया था, मैंने आपको लिखाया था 40 से 45,000। तो ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर लगाना है। तो सेकेरम ऑफिशियनरम में जो 3 बर्ड वाले जो सेट्स होते हैं उनके लिए जो टुकड़े लेंगे, सेट्स लेंगे, वो लेंगे 35,000 से 40,000। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सोयाबीन में पीला मोजेक फैलता है, सोयाबीन के अंदर ग्लाइसिन मैक्स के अंदर पीला मोजेक, येलो मोजेक डिजीज है, किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर ए बाय सीड, ऑप्शन नंबर बी बाय एयर, ऑप्शन नंबर सी बाय सॉइल एंड ऑप्शन नंबर डी व्हाइट फ्लाई। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, राइट आंसर दीजिए भाई, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, किसके द्वारा फैलता है पीला मोजेक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। जो पीला मोजेक है किसके द्वारा फैलता है, सफेद मक्खी। और जो सफेद मक्खी है इसके कंट्रोल के लिए क्या लेते हैं, डाइमेथोएट लेते हैं। क्या लेते हैं, डाइमेथोएट। लिख लो, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर बता देना कि डाइमेथोएट के द्वारा हम व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पौधों का 95% भाग बना होता है, जो एक प्लांट होता है उसका 95% भाग कौन बनाता है, कौन से न्यूट्रिएंट बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है CHO, चो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व। कमेंट कीजिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा हमारा। एक पौधे का 95% पार्ट जो बनता है किससे बनता है, तो किससे बनता है, संरचनात्मक पोषक तत्वों से बनता है। स्ट्रक्चरल पोषक तत्व, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट से बनता है। किसको बोलते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व, तो सर हम बोलते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। इन तीनों से मिलकर हमारे प्लांट का 95% पार्ट बनता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। भाई आप लोगों को न्यूट्रिएंट तो पता है ना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि एक प्लांट को कितने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपना लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए, ऑप्शन आपको मिलता है 13, 14, 15, 17। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17वां हो जाएगा। 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 17वां पोषक तत्व कौन सा है, तो कौन सा है, निकिल है। यहां पर आपको इसका क्लासिफिकेशन भी याद होना चाहिए, वर्गीकरण याद होना चाहिए कि कौन सा तो सेकेंडरी है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा स्ट्रक्चरल है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। थोड़ा सा बेसिक देख लो एक बार। आपकी जो 17 पोषक तत्व है इनको 2 मेजर तरीके से इनका डिवीजन किया हुआ है। एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब वृहद पोषक तत्व, और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। अब जो हमारे पास जो वृहद पोषक तत्व है इनके अंदर 9 आते हैं। कितने आते हैं, 9। थोड़ा सा इधर देख लो भाई, इधर एक क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। नोट नहीं किए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं बोर्ड पे आपको समझा सकूं बिल्कुल अच्छे से। ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा सा यहां पर रफ कर देता हूं और हम समझ लेते हैं इसको। छोटा सा पार्ट है, बस थोड़ा सा शॉर्ट में समझना। टोटल एलिमेंट हो गए हमारे पास 17, और 17 जो एलिमेंट है इनका 2 तरीके से क्या किया हुआ है, विभाजन किया हुआ है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है। पहला आता है मैक्रो और दूसरा आता है माइक्रो। माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व, इनको वृहद पोषक तत्व बोलते हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस समझ लो कि पौधे के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, प्लांट के लिए। अब जो इधर वाले पोषक तत्व है मैक्रो, इनको हम केजी में डालते हैं, किलोग्राम में डालते हैं, और इधर जो हमारे पास है इनको हम किलोग्राम में ना डाल के ppm में डालते हैं, पार्ट पर मिलियन में। मतलब बहुत कम आवश्यकता होती है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, इनकी ज्यादा आवश्यकता होती है। जो मैक्रो होते हैं इसके अंदर हमारे पास 3 आते हैं दोस्तों। कितने आते हैं, 3। समझना बिल्कुल अच्छे से, आपका पूरा जो फोकस है ना बोर्ड पर होना चाहिए। सब कुछ समझा के जाऊंगा, अगर आपका ध्यान पूरा बोर्ड पर होगा तो सब समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैक्रो के अंदर 3 आते हैं। एक तो हमारे पास स्ट्रक्चर, मतलब जो संरचना बनाते हैं पौधे की। दूसरा आते हैं प्राइमरी,
प्राथमिक, उसके बाद में दूसरे थर्ड नंबर पे आते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब समझ गए द्वितीयक पोषक तत्व। तो यहां पर जो हमारे पास जो संरचना बनाते हैं उसके अंदर भी 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? CHO आता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। भाई बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप सुन पा रहे हो तो आप नोट कर सकते हो अपने रजिस्टर के अंदर। तो ये तो हो गए संरचना बनाने वाले पोषक तत्व। ये कितना 95% योगदान होता है इनका पौधे के अंदर। दूसरा आता है प्राथमिक, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। इसके अंदर आता है न्यूट्रिएंट, इसके अंदर आता है NPK। कौन आता है? NPK, नाइट्रोजन पीकर आता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास, ये हो गए हमारे प्राइमरी। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। दोस्तों ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, इस चीज को समझे। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है, द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा है, कौन सा संरचना बनाने वाला है। तो अच्छे तरीके से याद रखना। नंबर कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 एलिमेंट जो हमारे पास हैं कौन से हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट है। कितने बचे? 9 टोटल होते हैं 17। 17 में से 9 माइनस करोगे तो 8 बचे। कितने बचे? 8। और जितने भी 8 हमारे पास बचे हुए, जिंक हो गया हमारे पास, मोलिब्डेनम हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, कार्बन हो गया, सॉरी कार्बन तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो इसे टोटल 8 आपके पास बचे हुए हैं। और जो ये 8 हैं ये कौन सा है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो गाइज अगर आप लोगों को इसको बिल्कुल डिटेल में समझना है तो मैंने आपको 11th क्लास का जो चैप्टर पढ़ा रखा है न्यूट्रिएंट वाला, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल से आपको समझाया हुआ है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे, कौन सा मोबाइल न्यूट्रिएंट है, कौन सा इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, सब कुछ आपको समझाया हुआ है। आप वीडियो देख सकते हो। जब भी आप कोई भी टॉपिक सर्च करें तो आप उसके पीछे कैप्टन एग्रो लिख दे, ताकि कैप्टन एग्रो पे अगर वो टॉपिक पढ़ाया हुआ है तो आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा और वहां से आप सारे के सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं हम और कहां पर आ गए? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विश्व की सबसे पुरानी दलहन फसल कौन सी है? क्या बताना है? विश्व की सबसे पुरानी दलहन फसल। फटाफट कमेंट करिए और बताइए फटाफट, विश्व की सबसे पुरानी दलहनी फसल बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए गाइस। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए मटर, ऑप्शन नंबर बी मसूर, ऑप्शन नंबर सी मूंग, ऑप्शन नंबर डी उड़द। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा मसूर हो जाएगा। मसूर जो है बॉटनिकल नेम लेंस एस्कुलेंटस होता है, विश्व की सबसे पुरानी फसल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है वेजिटेबल मीट किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लैक ग्राम मतलब उड़द, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन ग्राम मतलब मूंग, ऑप्शन नंबर सी लोबिया, लोबिया मतलब काउपी, डी मॉथ। कमेंट कीजिए फटाफट, वेजिटेबल मीट के नाम से किसको जाना जाता है? तो वेजिटेबल मीट के नाम से जाना जाता है लोबिया को जाना जाता है। लोबिया को काउपी कहा जाता है और चौला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौला कहा जाता है, लोबिया कहा जाता है, सॉरी काउपी कहा जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और इसका जो बॉटनिकल नेम है, हमारा राइट आंसर हो गया सी, बॉटनिकल नेम है विग्ना साइनेंसिस। क्या है? विग्ना साइनेंसिस है, विग्ना साइनेंसिस। और अगर आपसे पूछा जाए शाकाहारी मांस किसको कहा जाता है? वेजिटेबल मीट में तो आप याद रखोगे लोबिया, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शाकाहारी मांस, तो शाकाहारी वेजिटेरियन मीट, शाकाहारी मांस किसको कहा जाता है, किस फसल को कहा जाता है? तो सोयाबीन को शाकाहारी मांस के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना दोनों में। ये तो वेजिटेबल मीट है और शाकाहारी मांस है, इसमें सब्जी आ रहा है, उसमें सब्जी नहीं आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस देखना और समझना। शाकाहारी मांस कौन हो गया आपके पास? सोयाबीन हो गया। और यहां पर जो वेजिटेबल मीट है वो कौन हो गया? लोबिया हो गया, काउपी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। डिब्बाबंदी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल है। डिब्बाबंदी मतलब पैकिंग के लिए सबसे बेस्ट जो क्रॉप है दलहनी क्रॉप के अंदर वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए चना ग्राम, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन, सोयाबीन को सोयाबीन ही बोलते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर सी मटर एंड ऑप्शन नंबर डी सभी। फटाफट कमेंट कीजिए। ग्राम, ग्राम क्या होता है? साइसर एरेटिनम, सोयाबीन क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स, और मटर क्या होता है? पाइसम सेटाइवम, और सभी ऑल ऑफ दिस। कमेंट कीजिए फटाफट, राइट आंसर कमेंट कीजिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मटर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पी डिब्बाबंदी के लिए सबसे जो बेस्ट है वो कौन है? मटर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सस्य फसलों में सबसे लंबी अवधि की फसल है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, एग्रोनॉमिक क्रॉप में सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन वाली जो क्रॉप है वो कौन सी है? व्हीट, राइस, सोयाबीन, अरहर।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, क्योंकि अरहर एक पेरेनियल क्रॉप है, मतलब बहुवर्षीय फसल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आता है JL24 किस फसल की किस्म है। इस पर स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। JL24 किस फसल की किस्म है। धान, राइस, मूंगफली, अरेकिस हाइपोजिया, चना, साइसर एरेटिनम, पाइसम सेटाइवम। कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली, ग्राउंडनट, 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 अरेकिस हाइपोजिया। और ये जो JL24 है ये बंच टाइप की वेराइटी है। जब मैंने आपको ग्राउंडनट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स की वेराइटी होती है, एक तो स्पेयर टाइप होती है फैलने वाली, दूसरी बंच टाइप मतलब गुच्छेनुमा होती है। तो JL24 कैसी है, गुच्छेनुमा किस्म है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है, मतलब हृदय रोगियों के लिए किस फसल का तेल अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, कुसुम। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, हमारा राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो अधिकतर स्टूडेंट वो क्या लगा देते हैं, वो लगा देते हैं सूरजमुखी, कि सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों होता है हृदय रोगियों के लिए अच्छा, क्योंकि इसमें लिनोलिक एसिड होता है। लेकिन दोस्तों आपका यह आंसर गलत है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, सूरजमुखी को इंग्लिश में सनफ्लावर बोलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो कुसुम है, कुसुम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेफ फ्लावर। राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो हृदय रोगियों के लिए बेस्ट होता है, हार्ट पेशेंट के लिए। इसमें लिनोलिक एसिड ज्यादा पाया जाता है, 78% पाया जाता है, जबकि इसमें 68% पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी होगा। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना और बिल्कुल अच्छे से सही आंसर लगाना। कुसुम, इसके अंदर 78% क्या होता है, हमारे पास लिनोलिक एसिड होता है। सेप फ्लावर उसको इंग्लिश में बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से अमेरिकन कपास है। मैंने आपको कॉटन पढ़ाया था, और कॉटन क्या होता है, गोसिपियम स्पीसीज होता है। तो यहां पर आपको मैंने शायद क्लासिफिकेशन वर्गीकरण भी पढ़ाया था, तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। आपको बताना है कि अमेरिकन कपास किसको कहा जाता है, अमेरिकन कॉटन किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास जी आर्बोरियम, मतलब गोसिपियम आर्बोरियम। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है गोसिपियम हर्बोरियम। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है गोसिपियम हिरसुटम। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है गोसिपियम बारबेंडेस। कमेंट कीजिए फटाफट गाइस, बिल्कुल कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए, पावर होना चाहिए, तभी जाके आप कमेंट कर पाओगे, सही आंसर दे पाओगे, और बिल्कुल अच्छे से सारे के सारे आंसर याद रख पाओगे। गाइस आपको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, ऐसा नहीं है आपने वीडियो देख लिया और आप क्वेश्चन भूल गए। अगर आपके अंदर ऐसी मतलब एक तरीके से ऐसी प्रॉब्लम है कि आप याद करते हो भूल जाते हो, तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट करके याद करें, लिखे अपने रजिस्टर में, उसके बाद में याद करें, 2-4 बार पढ़े, जहां तक याद ना हो जाए। कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, आप याद कर सकते हो। लिख लिख के याद करें, बार बार पढ़े, 2 से 4 दिन में बार बार रिवाइज करते रहे, ताकि बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिकन जो कॉटन कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, गोसिपियम हिरसुटम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गोसिपियम हिरसुटम। ये एक अमेरिकन कॉटन है। इसके अलावा यहां पर हम बात करें गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हर्बोरियम, ये दोनों देसी प्रजातियां हैं। और हम बात करें गोसिपियम बारबेंडेस, तो इसको इजिप्टियन कॉटन कहा जाता है। भाई याद है ना क्लासिफिकेशन। चलिए एक बार फटाफट क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूं यहां पर इसका, क्योंकि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब आप आगे एग्जाम दोगे एग्रीकल्चर के अंदर कोई सा भी, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो जो कॉटन है, कॉटन गोसिपियम स्पीसीज, आपको पता है कॉटन को 2 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। एक तो होती है देसी प्रजातियां। अब जो देसी प्रजातियां होती है ये द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है दोस्तों। और यहां पर हम बात करें दूसरी विदेशी, तो जो विदेशी होती है ये होती है टेट्राप्लॉइड। कितनी होती है, टेट्राप्लॉइड। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n बराबर 26 होते हैं, इसके अंदर 2n बराबर 52 होते हैं। अच्छे से आ रहा है समझ में। इसको हम हमारे पास पुराने विश्व की कपास ओल्ड कॉटन बोलते हैं, इसको न्यू वर्ल्ड कॉटन बोलते हैं, नए विश्व की कपास। इसके अंदर भी 2 प्रजातियां आती है, एक तो गोसिपियम, कौन सी आती है, गोसिपियम आर्बोरियम आती है, आर्बोरियम। इसके अंदर कौन सी आती है, गोसिपियम हर्बोरियम आती है। तो ये दोनों तो कौन सी हो गई, देसी हो गई। और इनको हम क्या बोलते हैं, भारतीय कपास बोलते हैं। कपास के लिए कौन सी सोइल अच्छी होती है, तो ब्लैक सोइल अच्छी होती है। कौन सी सोइल अच्छी होती है, ब्लैक सोइल। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना।
तो यहाँ पर हमारे पास दो तो देसी हो गई। बात करें विदेशी की, तो विदेशी के अंदर दो आती है, एक तो गोसिपियम हिरसुटम, कौन सी आती है, गोसिपियम हिरसुटम आती है, और दूसरी गोसिपियम कौन सी आती है, बारबेंडेस आती है। जो गोसिपियम हिरसुटम है इसी को अमेरिकन कॉटन बोला जाता है, और गोसिपियम जो बारबेंडेस है इसको इजिप्टियन कॉटन बोला जाता है। ये टेट्राप्लॉइड होती है और ये डिप्लॉइड होती है। ये देसी है, पुराने विश्व की कपास है, और ये नए विश्व की कपास है। कॉटन की एक बेल का वजन 170 केजी होता है। कितना होता है, 170 केजी होता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन है एग्रीकल्चर में, कई सारे क्वेश्चन आपको कैप्टन एग्रो चैनल मिल जाएंगे। करीबन मोर देन 600 वीडियोस आपके पास हैं, और सभी वीडियोस के अंदर एग्रीकल्चर के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ वीडियोस हैं जिनमें पर्टिकुलर 100 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर के मिलेंगे, कुछ वीडियोस हैं जिनमें 60 क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ है 40 हैं, किसी में 20 मिलेंगे। तो अगर आप वीडियोस देखते हो तो आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले भाई फटाफट, और लाइक और शेयर जरूर करते रहे, कंटिन्यू लाइक शेयर करते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यहां पर 17 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और इसके अलावा एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तो आप नोट करते हुए चलना गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आता है। अब यहां पर मैं ऐसा करूंगा, क्वेश्चन बोल दूंगा और ऑप्शन लिख दूंगा, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी बचेगा और आप लोगों को भी याद हो जाएगा, आपका भी टाइम बचेगा। फटाफट कमेंट करते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज, और गाइस जो मेरा दूसरा चैनल है यार, आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नाम है लव प्रकाश गोमे, मेरा ही नाम है लव प्रकाश गोमे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप नॉर्मल सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे लव प्रकाश गोमे, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर के बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। गाइस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दीजिए बिल्कुल अधिक से अधिक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, तंबाकू में की जाने वाली क्रियाओं का सही क्रम। जो टोबैको है इसके अंदर कुछ प्रैक्टिसेस की जाती है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है ना, कि सही क्रम क्या है तंबाकू में। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है डिस्करिंग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर ए डिस्करिंग। इसके बाद में क्या करते हैं भाई, इसके बाद में हम टॉपिंग करते हैं, हाँ टॉपिंग, और इसके बाद में प्राइमिंग। भाई अगर आप लोगों ने टोबैको वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्यूरिंग ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, एंड ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है टॉपिंग, टॉपिंग है। फिर इसके बाद में हमारे पास है डिस्करिंग, डिस्करिंग। फिर इसके बाद में हमारे पास है प्राइमिंग, और फिर इसके बाद में हमारे पास क्यूरिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है क्यूरिंग, फिर इसके बाद में है डिस्करिंग, इसके बाद है हमारे पास टॉपिंग, फिर हमारे पास प्राइमिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके हमारे पास है नन ऑफ दिस। कमेंट कीजिए फटाफट, राइट आंसर कमेंट कीजिए। टोबैको के अंदर आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम टॉपिंग करते हैं, फिर उसके कुछ दिनों बाद हम डिस्करिंग करते हैं, फिर प्राइमिंग करते हैं, फिर हम क्यूरिंग करते हैं, सुखाते हैं। तो इस तरीके से याद रखना, इस पर स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। टोबैको के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, टोबैको के अंदर आपको ये पढ़ाया हुआ है बिल्कुल अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, टोबैको हमने देख लिया, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। SRI पद्धति किस फसल में अपनाई जाती है, कमेंट करते रहिएगा इस। अब यहां पर मैं डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन बोलूंगा, आंसर आप लोगों को देना है। SRI तकनीक, तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है गेहूं, फिर धान, फिर ज्वार, फिर बाजरा। गेहूं, गेहूं, धान, ज्वार और बाजरा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, SRI तकनीक किस में अपनाई जाती है, धान की फसल में अपनाई जाती है। किस में अपनाई जाती है, धान की फसल में। इसमें कम से कम केमिकल का यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये सब कुछ आपको डिटेल में बताया हुआ है, अगर आप सारी क्रॉप को पढ़ोगे प्लेलिस्ट में से जाके तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, बाजरे की सीधी बुआई के लिए बीज दर कितनी लेते हैं। बाजरे की सीधी बुआई के लिए, सीधी बुआई के लिए बीज दर कितनी लेते हैं।
पर्ल मिलेट के लिए सीड रेट कितनी लेंगे डायरेक्ट सोविंग के लिए? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 2 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर एंड ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 5 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। डायरेक्ट सोविंग के लिए, डायरेक्ट सोविंग के लिए सीड रेट आपको बतानी है, कमेंट कीजिए पर्ल मिलेट में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 से 5 केजी लेते हैं। कितनी लेते हैं? 4 से 5 केजी डायरेक्ट बुआई के लिए। लेकिन अगर हम बात करें नर्सरी के लिए, नर्सरी के लिए, तो नर्सरी के लिए लेते हैं हम 2 से 4 केजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ज्वार में सबसे अधिक सूखा सहनशील किस्म कौन सी है? ज्वार, सोरगम, ठीक है। ज्वार में सबसे अधिक सूखा, ड्राउट, सूखा सहनशील किस्म आपको बतानी है। कमेंट कीजिएगा इस फटाफट। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है CSH1 है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है CSH9 है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है CSV15 है एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है SSG59 है। कमेंट कीजिए, सूखा सहनशील वेराइटी आपको बतानी है। सोरगम में सब सूखा सहनशील, सर्वाधिक सूखा सहनशील किस्म कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? CSH9 हो जाएगा। ये हाईएस्ट ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है, मतलब एक तरीके से वेराइटी है। और यहाँ पर CSH1 की बात करें तो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है। कौन सी वेराइटी है? फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है और इसको 1964 में डेवलप किया था CSH1। तो याद रखना, कई बार पहली संकर किस्म पूछ ली जाती है, कई बार सूखा सहनशील पूछ ली जाती है, कई बार चारे और दाने के लिए, दोनों के लिए पूछा जाए। अगर आपसे चारे व दाने के लिए तो आप इसको लगा सकते हो और ये है आपके चारे के लिए। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मक्का में प्रोटीन प्रतिशत बताइए। क्या बताना है आपको? मक्का में प्रोटीन प्रतिशत बताना है। गाइस चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, मक्का में प्रोटीन परसेंटेज, प्रोटीन परसेंटेज इन मेज। मेज क्या होता है भाई? जिया मेज होता है। जिया मेज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिसके अंदर इसका भी क्लासिफिकेशन बताया हुआ है। इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां होती है, तो आप सारी प्रजातियों को बिल्कुल अच्छे से याद कर ले। मक्का में आपको प्रोटीन परसेंटेज बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 22 है। मक्का में आपको क्या बताना है? प्रोटीन प्रतिशत बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 4%। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 6%। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 10%। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 25%। कमेंट कीजिए। तो हमारे पास जो हमारा राइट आंसर होगा मक्का के अंदर वो कितना होता है? प्रोटीन परसेंटेज 10% होता है। कितना होता है? 10%। और 4% इसके अंदर फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फैट, वसा इसके अंदर पाई जाती है। और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो 70% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 है, गेहूं की 2 जीन बोनी किस्म कौन सी है? डबल जीन बोनी, डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी आपको बतानी है। कौन सी बतानी है? डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी बतानी है आपको व्हीट की। गेहूं की 2 जीन वाली बोनी किस्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है सुजाता। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? आपके पास सुजाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है हीरा। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है कल्याण सोना एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है यहाँ पर सोनालिका। कमेंट कीजिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी कौन सी होगी? तो डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी हमारे पास यहां पर होगी कल्याण सोना होगी। कौन सी होगी? कल्याण सोना। सुजाता जो है 1 जीन वाली है, हीरा जो है ट्रिपल जीन वाली है, सोनालिका भी 1 जीन वाली है। तो इस तरीके से याद रखना, और ये 2 जीन वाली ड्वार्फ वेराइटी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। और क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, गेहूं का कैंसर रोग किस रोग को कहा जाता है? गेहूं के अंदर मैंने आपको रोग पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि कौन सा रोग है जिसको कैंसर रोग कहा जाता है। व्हीट का कैंसर रोग। क्या बताना है आपको? कैंसर रोग बताना है। कैंसर रोग किस में बताना है? गेहूं में बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है रस्ट रोली रोग। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है लूज स्मट मतलब एक कंडवा रोग। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है करनाल बंट रोग एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है ईयर कोकल डिजीज। कौन सी? ईयर कोकल डिजीज। कमेंट कीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? कैंसर रोग किस रोग को कहा जाता है? करनाल बंट को कहा जाता है। सबसे पहले इसको करनाल में देखा गया था, इसलिए इसका नाम क्या है? करनाल बंट है।
एक क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछा जाता है, आपसे पुट अप किया जाता है क्वेश्चन कि सड़ी हुई जो मछलियां होती है उनके जैसी गंध किस रोग में आती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, करनाल बंट रोग में आती है। गेहूं में एक रोग होता है करनाल बंट, जिसमें सड़ी हुई मछलियों की जैसी गंध आती है। ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना। राइट आंसर क्या हो गया, करनाल बंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास यहाँ पर, भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। गाइस फटाफट कमेंट करते रहना, अभी मैंने ऑप्शन बताया नहीं तो आंसर आप नहीं दे सकते। मैं अभी ऑप्शन लिख रहा हूं, फटाफट जल्दी से जल्दी। क्या बताना है, भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 25, जीरा उत्पादन प्लस सरसों में। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है सरसों सोयाबीन, सरसों सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है गन्ना सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है यहां पर सोयाबीन सरसों में। कमेंट कीजिए फटाफट, राइट आंसर कमेंट कीजिए। राजस्थान का फर्स्ट रैंक है वो किसकी है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरा और सरसों की है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है यहां पर, जब झाड़ियों को फेंसिंग के लिए चारों तरफ लगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। गाइज आप डायरेक्ट अब आंसर देते हुए चलना और सुनते हुए चलना, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहां पर जब झाड़ियों को फेंसिंग के लिए चारों तरफ लगाया जाता है तो उनको क्या कहा जाता है। आप लोगों को पता है फेंसिंग मतलब समझ रहे हो ना, बाढ़। ये बाढ़ जब चारों तरफ, अगर सपोज करो ये खेत है और इसके आसपास में झाड़ियां उगाऊं, क्या उगाऊं, झाड़ियां, तो इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है एज, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है हेजेज, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है बाढ़, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है बी एंड सी। कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में हेज और हिंदी में हम बाढ़ बोलेंगे। फेंसिंग के लिए जो लगाई जाती है झाड़ियां, जो झाड़ियां लगाई जाती है खेत के चारों तरफ, उसको फेंसिंग बोलते हैं। और अगर झाड़ियां लगाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेजेस बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27, बरसीम की खेती के लिए उपयुक्त मृदा। बरसीम मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट जो क्रॉप थी आई थिंक वो बरसीम थी, फिर उसके बाद रिजका थी। तो बरसीम के लिए सबसे अच्छी सोइल कौन सी है, अम्लीय, सारीय, लवणीय या उदासीन। कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारीय मृदा बरसीम की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। मैंने आपको साफ साफ बोला था कि अम्लीय नहीं होना चाहिए, सारी मृदा हो सकती है, तो सारी मृदाएं बरसीम के लिए अच्छी मानी जाती है। बरसीम किंग ऑफ फोडर क्रॉप बोला जाता है बरसीम को, और क्यून ऑफ फोडर क्रॉप किसको बोला जाता है, तो लूसन को बोला जाता है, मतलब रिजका को, अल्फा को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 28, ब्यूटाक्लोर का व्यापारिक नाम। ब्यूटाक्लोर क्या है भाई, ब्यूटाक्लोर हम यूज करते हैं राइस में, और इसका व्यापारिक नाम, कमर्शियल नेम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए लासो, ऑप्शन नंबर बी रौनक, ऑप्शन नंबर सी मचेटी, ऑप्शन नंबर डी ड्यूअल। तो राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटाक्लोर का जो कमर्शियल नेम है वो है मचेटी। क्या है, मचेटी, अच्छे से याद रखना। और जो लासो है वो एलाक्लोर का है, और यहाँ पर जो रौनक नाम मैंने लिया है, रौनक आइसोप्रोटीरोन का है। आइसोप्रोटीरोन गेहूं सा के लिए छिड़कते हैं, ठीक है ना। लेकिन वैसे अभी बहुत सारी दवाइयों को बैन कर दिया है, करीबन 27 जो दवाइयां हैं उनको बैन किया है भारत सरकार ने। इसके अलावा जो ड्यूल है वो मेटा सल्फोसल्फ्यूरोन का है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 29, श्वेत स्वर्ण के नाम से किसको जाना जाता है, व्हाइट गोल्ड किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो व्हाइट गोल्ड किसको कहा जाता है, सफेद सोना किसको कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए कुसुम, कपास, सुगर केन, सूरजमुखी। चलिए कमेंट कीजिए। तो व्हाइट गोल्ड किसको बोला जाता है, कॉटन को बोला जाता है, कपास को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 30, गोबर की खाद का प्रभाव कब तक रहता है, 0 से 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 से 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 3 से 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 4 से 5 वर्ष।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 से 3 वर्ष तक गोबर की खाद का प्रभाव रहता है। तो गाइज अभी हमारे 30 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। आई होप आप समझ पा रहे हो, नोट कर पा रहे हो। मैं यहाँ पर लिख देता एक एक को, लेकिन उससे हमारा वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबा बन जाएगा, काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो बस आप समझते हुए चलना, आपको याद होना चाहिए, मेथड कोई सा भी हो, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। जब मैं बोलूं तो आप उसको ध्यान से सुने और उसके बाद में आंसर दे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्षा का मापन किससे किया जाता है? वर्षा को जो मेजर करते हैं किस मीटर से करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मोनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बोरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी लेक्टोमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी रेन गेज। तो किसके द्वारा करते हैं वर्षा का मापन? रेन गेज के द्वारा करते हैं। मोनोमीटर की बात करें तो मोनोमीटर के द्वारा गैसों का जो दाब होता है उसको मेजर करते हैं। बोरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मेजर करते हैं और लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की जो एक तरीके से अपेक्षित जो सांद्रता है उसको हम ज्ञात करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं। मीटर वाला वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख ले, सारे के सारे मीटर का आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, भारत में किस नदी के किनारे सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र हैं? इंडिया के अंदर हाईएस्ट जो इरिगेटेड एरिया है कौन सी नदी के किनारे पर हैं? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी चंबल, ऑप्शन नंबर सी बनास एंड ऑप्शन नंबर डी यमुना। कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 32 सोल्व कर लिए। अब यहाँ पर जो है पेपर है इसमें से मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, आंधी गुड़ाई का संभव है। ब्लाइंड होविंग इज पॉसिबल इन ऑप्शन नंबर ए राइस, ऑप्शन नंबर बी मेज, ऑप्शन नंबर सी सुगर केन एंड ऑप्शन नंबर डी पोटैटो। तो किससे संबंध है भाई? फटाफट कमेंट कीजिए। आंधी गुड़ाई ब्लाइंड होविंग किसके अंदर की जाती है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। थोड़ा सा ये जो है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें आंधी गुड़ाई में ऑप्शन आपके पास धान भी है, मक्का भी है, गन्ना भी है और आलू भी है। तो गन्ना और आलू दोनों के अंदर आंधी गुड़ाई की जाती है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गन्ना होगा। क्या होगा? गन्ना। और आलू के अंदर भी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, कुसुम के बीज में तेल की मात्रा, ऑयल कंटेंट ऑफ सेफ्लावर सीड्स। जो कुसुम होता है उसके अंदर तेल की मात्रा कितनी होती है बीजों में? ऑप्शन नंबर ए 25 से 30%, ऑप्शन नंबर बी 30 से 35%, ऑप्शन नंबर सी 35 से 40%, ऑप्शन नंबर डी 40 से 50%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुसुम में 30 से 35% मात्रा होती है सीड के अंदर तेल की। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर इन राजस्थान? राजस्थान के अंदर कितने एग्रीकल्चर कॉलेज हैं? तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहां पर, साइलेज में नमी की मात्रा होती है। साइलेज में नमी की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन नंबर ए 60 से 70%, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 10 से 20%, ऑप्शन नंबर सी 30 से 40% एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 20 से 25%। तो साइलेज में जो नमी की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 60 से 70% होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी है? तो कौन सी है? चना है। चना जो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सोल्व करवा दिए। ये एग्रोनॉमी के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद जरूर कर ले। गाइस अगला जो हमारा टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर आपके जैसे जितने भी अभी मैंने टेस्ट लिए लॉकडाउन के अंदर वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे बेस्ड थे। मतलब जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर के टेस्ट लिए, हॉर्टिकल्चर, इसके बाद में हमने एग्रोनॉमी स्टार्ट किया। अब जो भी आपका टेस्ट होगा वो पूरा का पूरा कॉम्बो होगा। मतलब आपके सिलेबस के आधार पर वो टेस्ट बनेगा। कहने का मतलब है आपके एग्रोनॉमी, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये तीनों सब्जेक्ट जैसे कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन तो क्रॉप से, 20 क्वेश्चन आपके अदर, तो इसी पैटर्न में आपका अगला टेस्ट पेपर बनने वाला है जेट ICAR BHU के लिए। आप बिल्कुल अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए। और गाइस वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दे। वीडियो को लाइक नहीं किया आप तक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आप मुझे कमेंट
कमेंट करके बताएं कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस के अंदर से कितने आंसर सही निकले हैं और आप उस सीट को मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस आप मेरे इंस्टाग्राम पेज और जो दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोम में उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद।